क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको बोला जाता है भारतीय पुलिस सेवा। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसको बोला जाता है भारतीय रेवेन्यू सेवा। उसमें दो तरीके की होती है, एक होती है इनकम टैक्स, एक होती है कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। एक होता है भारतीय विदेश सेवा, भारतीय रेलवे सेवा। इस तरीके से टोटल 23-24 सेवाएं रहती हैं। हर साल किसी साल 1-2 कम रहती है, किसी साल 1-2 ज़्यादा रहती है। वो 1-2 सेवा कम ज़्यादा नहीं होती, उस सेवा में यदि वैकेंसी है तो उसका नाम आता है, यदि वैकेंसी नहीं है तो नाम नहीं आता। सेवा कम ज़्यादा नहीं होती है। तो जैसा आपने बताया कि इसका 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। फिर होता है मेंस एग्जामिनेशन, और फिर होता है पर्सनालिटी टेस्ट। हालांकि उसको नॉर्मल दैनिक बोलचाल की भाषा में इंटरव्यू बोला जाता है, लेकिन यूपीएससी उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलता है। तो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है पहले स्टेज का, जिसमें 2 पेपर होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ पास करना पड़ता है। उसको क्या है, सिर्फ पास करना पड़ता है। उसमें उसके नंबर जो है मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ओके, अब जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसमें पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, इसका सामान्य अध्ययन, और दूसरा पेपर होता है सीसैट का, है ना। सीसैट में कंबाइंड सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इसका होता है। और जो सीसैट का टेस्ट होता है लगभग 10th के लेवल का होता है। आप लोग यदि 6वीं से लेके 10वीं तक की मैथ्स यदि आपको आती है, नॉर्मल मैथ्स, नॉर्मल इंग्लिश, तो आप लोग सीसैट का पेपर क्लियर कर लेंगे। आप लोग यदि अभी भी इंटरनेट पे जाके यूपीएससी सीसैट का पेपर निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो आप में से सारे के सारे उसको सॉल्व कर लेंगे। और सीसैट के पेपर की इस समय जो योग्यता है कि 33% नंबर लेके आने हैं। तो 200 नंबर का होता है सीसैट, जो दूसरा पेपर है। 200 में से आपके 66 नंबर आ जाते हैं, तो आप उस पेपर को क्या करें, क्लियर कर लेते हो। जब आप दूसरा पेपर क्लियर करते हो, तब आपका पहला पेपर चेक होता है। तो प्रीलिम्स के लिए जो नंबर है सिर्फ पहले पेपर के जोड़े जाते हैं, दूसरे पेपर को सिर्फ पास करना पड़ता है। ओके, तो जो प्रीलिम्स की मेरिट बनती है सिर्फ पेपर 1 की बेसिस पे बनती है, लेकिन पेपर 2 को पास करना जरूरी है। तो पेपर 2 इजी होता है, मतलब बहुत टफ नहीं होता। आप लोग नॉर्मल अपना 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है ना। अब क्या होता है कि स्कूल में रीजनिंग और मैथ्स अलग अलग नहीं होता है ना। वही मैथ्स में ही हमारी रीजनिंग रहती है, लेकिन जब आप ऊपर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। आइए, फिर उसके बाद हमारे एसपीओ साहब हैं, उनके लिए ताली बजाइए। फिर पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, सामान्य अध्ययन। पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन के पेपर में रहता है कि भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री रहता है, इंडियन कल्चर रहता है, भारत की जो ये सांस्कृतिक धरोहर है वो रहता है, भूगोल रहता है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है और इंडियन हिस्ट्री रहता है। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रहता है, जो आपका सब इन्वायरमेंट रहता है ना, पूरा वो रहता है। उसके साथ इकोनॉमिक्स रहता है ना। हाँ, रहता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है। आप लोग जो सामाजिक अध्ययन है, आप लोग क्या सारे लोग इंग्लिश मीडियम से या कुछ हिंदी मीडियम से? तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं बता दूंगा। तो जो नागरिक शास्त्र आप पढ़ते होंगे, है ना, अभी तो नॉर्मली वो पॉलिटिक्स और पॉलिटी और गवर्नेंस वाला पार्ट हमको नागरिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा एक करंट अफेयर्स रहता है। करंट अफेयर्स में जो डे टू डे दुनिया में और देश में चल रहा है वो चीज़ आता है। करंट अफेयर्स में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए ज़रूरी है
पॉलिसी मतलब नीति निर्माताओं के लिए उस तरीके की चीज़ें रहती है। करंट अफेयर्स में वो सारी चीज़ें नहीं रहती, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, यहाँ इसने चाकू मारा, वहाँ उसने कुछ किया, वैसा नहीं रहता है ना। अब जब आपका प्रीलिम्स का टेस्ट हो जाता है, प्रीलिम्स का टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना, 4 में से 1 ऑप्शन रहते हैं। प्रीलिम्स का टेस्ट होने के बाद जितनी सीटें रहती है लगभग 13 से 15 गुना लोगों को मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। प्रीलिम्स का टेस्ट जनरली यूपीएससी जो है मई जून के महीने में लेता है। फिर उसके बाद मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो रिटन होता है, वो पूरा लिखना पड़ता है। अच्छा, आप में से राइटिंग स्पीड किसकी बहुत अच्छी है? अरे खुद के बारे में बताना चाहिए, ऐसा नहीं कि विनम्रता जरूरी है लेकिन ये योग्यता बताओ। और किसकी राइटिंग किसकी अच्छी है? गुड। और हाँ, तो यदि आप लोगों को जैसे यूपीएससी का एग्जाम लिखना है या स्टेट पीएससी का एग्जाम लिखना है, तो आप लोग अभी जैसे स्कूल में हैं तो आप लोग अभी अपनी राइटिंग सुधारने में ध्यान दे सकते हैं। तो जो राइटिंग होती है, क्योंकि मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो पूरा रिटेन होता है, आपको उसमें लिखना पड़ता है। और लिखने में क्या होता है कि यहाँ सर लोग भी हैं, सर लोगों से भी यदि आप पूछोगे कभी तो बताएंगे कि भाई जब कॉपी चेक की जाती है तो जिसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जिसकी राइटिंग अच्छी है, तो उसको क्या पढ़ने में हमें परेशानी नहीं होती। तो जब पढ़ने में परेशानी नहीं होती तो आपने जो लिखा हमको वही समझ में आएगा। यदि आपने जो लिखा है वो हमें पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो मैं कैसे समझूंगा, उसमें कैसे नंबर दूंगा। तो इसलिए दूसरा चीज़ क्या है कि आप लोग राइटिंग पे विशेष ध्यान दें और राइटिंग स्पीड पे ध्यान दें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होता है, यूपीएससी के पेपर में 3 घंटे में आपको लगभग 4000 वर्ड लिखने हैं, 4000 वर्ड्स, है ना। यूपीएससी में 20 क्वेश्चन रहते हैं जो जनरल स्टडीज का रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्कर होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 मार्कर होते हैं। टोटल जो पेपर होता है आपको बताता हूँ, 7 मतलब 9 पेपर होते हैं। इसमें लिखना वो लिख भी ले रहा हूँ, ऐसे बता दूँगा। 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में 4 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन की। किसके? 4 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के। 1 पेपर होता है निबंध का। आप लोग निबंध लिखते हो, है ना। तो 1 पेपर होता है निबंध का सामान्य अध्ययन की। 1 पेपर सबके लिए एक समान आते हैं, है ना। फिर उसके बाद होता है कि आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई लेना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने भूगोल ले लिया, आपने इतिहास ले लिया, आपने इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ले लिया, आपने हिंदी साहित्य ले लिया, आपने इंग्लिश साहित्य ले लिया, कोई भी साहित्य के सब्जेक्ट ले सकते हैं, संस्कृत साहित्य ले सकते हैं और मेडिकल साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो 2 पेपर क्या है कि उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। तो टोटल कितने पेपर हो गए? 7 हो गए ना। एक निबंध, 4 जीएस, 5 ऑप्शनल के 2, 7। इन 7 की मेरिट बनती है। और 2 पेपर और होते हैं भाषा के, जिसमें एक इंग्लिश होता है और एक रीजनल लैंग्वेज कोई रहती है। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी। तो जो भाषा के दोनों पेपर रहते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहते हैं, उनको पास करना पड़ता है। उनको पास करोगे तब बाकी पेपर चेक होंगे, लेकिन वो मेरिट में नहीं होते। तो 7 पेपर्स की मेरिट बनती है। और फिर उसके बाद होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू, जिसको मैंने बोला पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है। जो मेंस का पेपर होता है, मेंस का एक पेपर 250 नंबर का होता है ना, 250 मार्क्स। तो 7 पेपर कितने के हुए? बताइए, काउंट करिए कितना? कौन बताएगा? हाँ? कितने नंबर? देखो ये तो बड़ा इंग्लिश वाला पूछना आप लोगों से। 1750। ठीक है, तो मन से आप लोगों को सुनना है।
दिमाग से सुनना है और फिर करेक्ट उत्तर देना है। 1750 में जिसके 800 नंबर आ जाते हैं या 850 नंबर आ जाते हैं, उसका पक्के से सिलेक्शन हो जाता है। ओके, 1750 से हुए और साक्षात्कार होता है 275 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 2025 में जिसके 1000 नंबर आ जाते हैं वो टॉप कर जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए जो मैं बोल रहा था कि जो लिखने का रोल है यूपीएससी के परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जैसे अभी एकदम स्कूल में हैं तो आप लोग अपनी लिखाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, तो उस पर रहना। अब मैं पेपर्स के बारे में बताता हूँ कि जो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, निबंध का पहले डिस्कस करता हूँ। निबंध 2 निबंध रहते हैं। आप लोग अभी ऐसे कितने वर्ड्स का लिखते हो? कितने पेज का? 2 पेज। तो 2 पेज में 300 वर्ड्स कैसे हुए? हो जाते हैं। तो जो यूपीएससी में निबंध लिखना पड़ता है, पहले तो क्या होता था कि एक ही निबंध आता था जो कि लगभग 2500 से 3000 शब्दों में लिखना पड़ता था, 2500 वर्ड्स टू 3000 वर्ड्स। अभी क्या है कि 2 निबंध आते हैं। कितने आते हैं? 2 आते हैं। और 2 निबंध को लिखना पड़ता है, 1200-1300 शब्द एक का रहता है, 1000 से 1200 वर्ड्स एक निबंध का। तो इस तरीके से आपको जो निबंध लिखने पड़ते हैं। तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में 6 से 7 पेज 8 पेज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक के बारे में यदि 1 पेज लिखना हो तो आप लिख लोगे, है ना? यदि आपको 1 से ज़्यादा पेज लिखना हो तो थोड़ा मुश्किल होगी। अब जैसे जैसे पेजेस बढ़ते जाएंगे मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। और मैं आपको यूपीएससी के जो आए हुए निबंध उसके कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, बड़े मज़ेदार आते हैं। आइए सर बताइए। जैसे एक क्वेश्चन आया था इस साल, क्या सर? टूथ नोज नो कलर, सत्य कोई रंग नहीं लगता है, सत्य को कोई रंग नहीं लगता है। अब इस टॉपिक पे अपने को 12 पेज लिखना है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। चाणक्य नीति हम सुनते थे ना, वैसा। अब उस पे अपने को 12 पेज लिखना है ना। और क्या है, मतलब अच्छे टॉपिक, मतलब यूपीएससी के जो ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत ही मतलब अच्छे रहते हैं। अभी हमारे आप लोग जैसे आगे बढ़ोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने लिखने की जो कला है, देखो यूपीएससी क्रैक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए, लेकिन आपको धीरे धीरे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, है ना। इसी जो मैं भी बोल रहा हूँ, इसी के लिए यूपीएससी में ऐसे आया है कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि यदि आप धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास करते रहो तो साल भर में, 2 साल में, 5 साल में आपके प्रयास बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको एक दिन में नहीं लगेगा कि आपने कोई बहुत बड़ा प्रयास किया है। यानी कि आप लोग जैसे हमारे स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों की लिखने की आदत नहीं होती। हम लोग पढ़ते हैं बहुत हैं, लेकिन हमारी लिखने की आदत नहीं होती। किसी ने बोल दिया कि अभी तुरंत बोल दें कि इस टॉपिक पे 1 पेज लिखो या 2 पेज लिखो,
तो हमारे हाथ रुक जाते हैं। और हमारा जो यूपीएससी का सफ़र यदि आप लोगों को जिनको भी करना है तो आप लोग लिखना सीखो। मतलब सीधी सी बात है कि सड़क पे ट्रैफिक चल रहा है ना, सिर्फ ट्रैफिक पे ही आप लिख दो, या ये सभा चल रही है सभा पे ही एक पेज लिख दो, या आपके स्कूल का 1 महीने में जो आपने सीखा उसको एक पेज में लिख दो। तो आप लोगों जिनको भी यूपीएससी करना है कृपया करके लिखना सीखिए, है ना। इसके अलावा क्या है कि आप लोगों को जो एग्जाम में नंबर कैसे अच्छे लाने हैं, मैं आप लोगों के मतलब शायद आपके जो टीचर्स हैं मुझे बोले कि सर ऐसा नहीं, आप लोग नोट्स कितने लोग बनाते हो? कितने लोग नोट्स बनाते हैं अपने? यही हमारी एक गलत आदत है। नोट्स हमें जरूर बनाना है जो भी टीचर ने पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि नोट्स आप बनाते हो टीचर के पढ़ाए हुए चीज़ों से। नमस्ते। तो आप लोगों को जो नोट्स है ना, नोट्स सबके अपने होने चाहिए। और नोट्स में क्या होना चाहिए कि नोट्स में जो है जो टीचर ने पढ़ाया, जो किताब में आपने पढ़ा, और जो आप लोगों ने दी, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें सर्च करते होगे, है ना, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं उनको यूज करते होगे, तो उससे जो भी सीखा उन सारी चीज़ों को आप लोग अपने नोट्स में कर लो। क्यों? क्योंकि इतनी सारी किताबें सारी चीज़ों को बना के जब अपना इतना नोट्स बनाते हो तो लास्ट मिनट में आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और रिवीजन में वही काम आता है। चाहे स्कूल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आप कुछ छांट लिए, अपने किताबों से, टीचर्स ने जो पढ़ाया उन सारी चीज़ों से, और अंत में आप देखोगे जिन लोगों के भी 95% आ रहे हैं, 98% आ रहे हैं, उनके पास अपने नोट्स होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको कभी किसी ने नोट्स बनाना नहीं सिखाया होता, और उनको विचारों के नंबर कम आते हैं। ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं, तो इसलिए आप लोग सबसे पहली चीज़ अपना नोट्स बनाना सीखिए। दूसरा चीज़ है नोट्स जो है ना आपके बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए। नोट्स में अननेसेसरी ग्रामर्स ना लिखें। अननेसेसरी ग्रामर समझ रहे हैं क्या? जैसे मान लीजिए कि आपके मंदसौर जिले में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप कहीं भी देर जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट इज हैव चीता बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर एंड देयर इज अ हैड ट्रीज देयर, है ना, देयर इज अ, ऐसा नहीं, उसको ऐसा लिखना है मंदसौर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चीता किस साल में लाए गए, 2025 में लाए गए, कितने लाए गए, 3 चीता लाए गए, है ना। इस तरीके से जो आप आधे पेज में लिखेंगे आपका एक लाइन में आ जाएगा, और आपको बाद में अपने एग्जाम में सिर्फ उतना ही याद रखना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, इसलिए आप अपने नोट्स को जितनी बार रिवाइज करोगे आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा। तो इन चीज़ों को सीखिए। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना मैं आप लोगों को बताया ही। न्यूज़पेपर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। और इसके साथ ही जो आने वाला टाइम है, आने वाला टाइम कम्युनिकेशन स्किल का है। कम्युनिकेशन स्किल समझते हैं क्या? आपका तो वो आपने बताया वकालत का। वकालत में अच्छा वकील वही होता है जिसको बोलना आता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल पे आप लोगों का होल्ड रहना बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल पे होल्ड कैसे आएगा? कोई बताए? कोई बताएगा कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारनी है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर बात करके, अगर आप कहीं बात लेकर जाते हैं बात करनी चाहिए, उनको जानना, अच्छे लोगों से मिलना और उनके बारे में जानना, उनके कल्चर के बारे में जानना, उन सब चीज़ें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। गुड। और कोई ताली बजा दे जोर से एक बार सभी। और बताइए, और किसी
इधर की भाषा है क्या है? हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है। लेकिन आजकल अधिकांश जगह जो उपयोग होता है इंग्लिश का होता है ना। कंपटीशन एग्जाम या नोट्स अधिकांश चीज़ें इंग्लिश में रहती हैं। तो इंग्लिश कैसे सुधारें? सर दोस्तों से बात करें, उनको अपना सराउंडिंग ऐसा होना चाहिए कि वो भी आसपास में इंग्लिश में बातचीत में यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्त भी हिंदी में बात करते हैं। वही तो प्रॉब्लम है सर, तभी तो मेरी अच्छी नहीं हो पाई। तो यदि दोस्त नहीं बात कर रहा तो फिर क्या करोगे? सर दोस्त ही ऐसे बनाओ कि तो दोस्त थोड़ी चेंज कर पाओगे। अब आपको लंदन वाले दोस्त थोड़ी मिलेंगे, आपको तो दोस्त मंदसौर वाले ही मिलेंगे। आपके दोस्त यही 4 होंगे ना। और कोई मतलब आप लोगों ने सही बताया है, और कोई कुछ बताना चाहे? एक चीज होता है कम्युनिकेशन स्किल के लिए, जब तक कम्युनिकेशन स्किल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बोलना। बोलने के लिए जैसे इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। जो मातृभाषा हमारी नहीं है तो मातृभाषा के शब्द हमारे मुंह में, हमारी जीभ में आने चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर मंगाइए। न्यूज़पेपर को डेली आधे घंटे 1 घंटे बोल कर पढ़िए डेली। मतलब बिना कुछ जाने भी आप लोग इंग्लिश का बहुत कुछ सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स बार बार हमारी जीभ पे आएंगे तो धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाएगी। इंग्लिश सुधारने की इससे अच्छी कोई आर्ट नहीं है। और अधिकांश लोगों को जिनको भी इंग्लिश आती है इधर, पूरा देश में कोई भी इंग्लिश किसी की मातृभाषा नहीं है। आप लोगों के जनरेशन में भी इंग्लिश मातृभाषा हो सकती है, घर में मम्मी पापा को आती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी ऊपर बैठे हैं उन सबके मम्मी पापा गांव में ही रहते थे, या जिनके पढ़े भी तो हिंदी में ही पढ़े। लेकिन उन लोगों की इंग्लिश इसीलिए अच्छी है क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिस की। तो कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए सीधा सा यही है कि आप लोग पढ़िए और तेज तेज बोल बोल कर पढ़िए। शुरू में गलतियां होंगी, फ्लुएंसी कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो फ्लुएंसी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना हो कैरियर का, आपके लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है कि एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। लॉ में क्या होता है, भाई को लॉ का करना था तो मैं बता रहा हूँ कि लॉ में जो डिग्री होती है, एक BA LLB की डिग्री होती है, एक LLB की डिग्री होती है। BA LLB की डिग्री में 12th के बाद एडमिशन होता है और LLB की डिग्री के लिए पहले ग्रेजुएशन। BA LLB की जो डिग्री है जनरली कहा जाता है, वो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनसे होती है। और उसके लिए एक क्लैट का एग्ज़ाम होता है, CLAT, कंबाइंड लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्लैट के एग्ज़ाम के थ्रू उसमें एडमिशन होता है और वो 5 साल का कोर्स होता है। और 5 साल के कोर्स के बाद आपको LLB की डिग्री मिल जाती है और आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। 3 साल का कोर्स, जिसके लिए आपको पहले कोई किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना पड़ता है। आप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप BA का ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएशन कर सकते हो और उसके बाद आप लॉ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि LLB करने के लिए आपको पहले BA या BSc ही करना पड़े। मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मेरे एक सीनियर है, उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद लॉ किया और आज अभी मध्य प्रदेश में जज है। तो जनरली ऐसा लोग समझ नहीं पाते कि इंजीनियरिंग के बाद लॉ करना, लेकिन लोग करते हैं। और यदि आप लोग जैसे किसी को इंजीनियरिंग करना है, अच्छे कॉलेजेज IIT से कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहीं से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके बाद आप लॉ कर रहे हो तो आपकी योग्यता और भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एक टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और आपको लॉ का भी नॉलेज है, और बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका वो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और क्योंकि लॉ में भी ऐसा है कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज है, तो आपको जितनी आएंगी आपको बाद में उसका उतना फ़ायदा होगा। तो ये लॉ का हो गया। अभी जो चीज़ मैंने UPSC का बताया, सेम इसी तरीके से स्टेट में भी MPPSC का एग्जाम होता है, जिसमें से डिप्टी कलेक्टर,
ऊपर की लगाना सही साथ में है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जिला आबकारी अधिकारी इस तरीके के अधिकारियों की भर्ती हुई। मैं एक IFS अधिकारी हूँ। मेरी जो भर्ती हुई है UPSC के एग्ज़ाम के थ्रू हुई है। मैंने UPSC 2020 का एग्ज़ाम क्लियर किया था। मेरी ऑल इंडिया रैंक 44 आई थी और उसके बाद मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ और फॉर्चुनेटली मुझे मध्य प्रदेश का आर्डर मिल गया था। SPO फॉरेस्ट है, वो MPPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। तो जैसा IAS IPS का होता है उसी तरीके से UPSC और MPPSC साथ में फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये चीज़ है। उसके बाद एक होता है SSC का एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसमें वैकेंसीज थोड़ा ज़्यादा आती हैं, है ना। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, लेकिन क्लास 2 और क्लास 3 के जो ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, CBI में इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट अधिकारी, ये सारे लोग जो है ना SSC से आते हैं। तो SSC का जो टेस्ट होता है टोटल ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें भी फेज 1 मतलब कि Tier 1 Tier 2 होता है और उसके लिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है। और उसमें मैथ्स और इंग्लिश, इंग्लिश और GK, ये 3 चीज़ मेन रहती है। तो ये चीज़ है। इसके बाद और किसी को कुछ करियर का कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है? देखिए, मैं तैयारी करने गया था तो मैंने IAS और IFS दोनों का एग्ज़ाम दिया। UPSC में जो इसमें एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का जो मैंने एग्ज़ाम बताया था, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंबाइंड होता है। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्या होता है कि IFS की जो मेरिट है थोड़ा ऊपर जाती है, IAS की कम जाती है। क्यों? क्योंकि IFS का जो मेंस है, मेंस के लिए 1000 लोग क्लियर करते हैं और IAS का जो सिविल सर्विसेज के लिए है लगभग 13-14 हज़ार होते हैं। तो मेरा IFS का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, IAS का भी हुआ और मेरा IFS में सिलेक्शन हो गया। मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मुझे IFS की नौकरी में अच्छे लगने लगा, तो फिर मैंने बाद में ज़्यादा प्रयास नहीं किया। ताली बजा दे एक बार। हालांकि कुछ सालों में मतलब जब तैयारी कर रहा था तो कुछ सालों मैंने IAS के भी मेंस दिए थे, IAS के भी मैंने इंटरव्यू दिए थे, लेकिन इवेंचुअली मेरा IFS में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद से फिर मैंने यहाँ मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं अब यहीं काम कर रहा हूँ। और किसी के कुछ सवाल? अच्छा, आज का जो ये पूरा सेशन है ये बायोडाइवर्सिटी पे है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता है क्या है? जैव विविधता। और जैव विविधता जरूरी क्यों है, मतलब क्यों ये इतना जरूरी है, कोई बताएगा? मतलब क्या ही इतनी जरूरत है? हम लोग बोलते रहते हैं जैव विविधता बचाओ, जैव विविधता बचाओ। क्या ही जरूरत है? कटने दो पेड़, मरने दो पक्षियों पशुओं को, कटने दो जंगल, क्या ही जरूरत है? हमारे लिए नहीं जरूरत है, आगे वाली जनरेशन के लिए। वल्चर्स किसी ने सुना है? हाँ सुना देखा है? देख रहा है। आप लोग अपने टीचर से बात करिए। पहले गाँव में ना जब पशु मरते थे तो 500-500 1000 वल्चर्स दिखते रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को आजकल वल्चर्स नहीं दिखते। वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है 99.99% पॉपुलेशन खत्म हो गई है। अच्छा, कोई वल्चर का इंपॉर्टेंस बताएगा? कोई तो बताओ, कोई? अच्छा, गिद्धों का काम क्या है? मरे हुए जानवरों को खाना। बहुत सही। तो मरे हुए जानवर यदि नहीं खाएगा कोई तो क्या होगा?
उससे हुए हैं मरने को क्या क्या ही फर्क पड़ रहा है बताओ। पर बीमारी बढ़ेगी और सही जा रहे हो आप लोग? बताओ बताओ बताओ। और बताओ मैंने जो बताया जैव विविधता क्यों जरूरी है, गिद्ध भी जैव विविधता का एक पार्ट है। अब गिद्ध की क्या जरूरत है, जब भी कोई भी आदमी हुआ पशु हुआ जानवर कोई भी जब मरता है ना तो मरने के बाद उसका खत्म होना जरूरी है ना। हम आदमियों को तो क्या है कि अलग अलग धर्मों के हिसाब से मतलब हिंदुओं में जला दिया जाता है, इस्लाम में गाड़ दिया जाता है, क्रिश्चियन में गाड़ दिया जाता है, ये सारा चीज़ कर दिया जाता है। लेकिन जानवरों के साथ हम वो नहीं कर रहे हैं। तो जानवरों को जो अभी तक ख़त्म करते थे गिद्ध खत्म करते थे। गिद्ध का पूरा जो काम था क्लीनर का काम था। गिद्ध है तो गिद्ध क्या है सफाई कर्मी का काम करते हैं। आप सारे लोग यहाँ रहते हो, यदि सबके घर में जितना कूड़ा करकट निकल रहा है वॉशरूम से टॉयलेट से और सब्जी वब्जी सब कुछ घर में पड़ा रहे तो क्या होगा, गंद फैलेगी, बीमारियां होंगी, हम सब भी बीमार पड़ेंगे। इसलिए सफाई कर्मी की जरूरत होती है। अब आप जो ये सोचिए जो सफाई कर्मी होता है, सफाई कर्मी को हम कितने पैसे देते हैं, मतलब पैसे देते हैं, सरकार पैसे देती है, पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन नेचर जो है लाखों करोड़ों साल से जो इवॉल्व हुई है उसने एक अपना सफाई कर्मी बना रखा था, जो कि हमारे कुछ क्रियाकलापों से उसकी जनसंख्या 99.99% कम हो गई। पहले क्या होता था, गांव में बैल मरा, कोई पशु मरा, उसको गांव के बाहर रख दिया और आधे दिन में उस खत्म, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता था। और कोई भी जो रोग है पशु से हमारे पास नहीं आता था। अब जैसे गिद्धों की संख्या कम हो गई है तो क्या हो गया है कि जो पशुओं को गिद्ध तो खाने वाले हैं नहीं, अब जो गांव के कुत्ते हैं वो उनको खाते हैं। अब कुत्ता उसको खा के आया लेकिन वो बैठा है कहाँ, घर पे। तो वहाँ का जो वायरस लेके वो हमारे पास आया। कोविड आप लोगों ने सुना था, कोविड क्या था? हाँ आप लोग हमारे सभी से आखिरी की आप अपने साथ अमित जी
से भी मोहम्मद जी राठौर साहब से आगे क्या है आप आदरणीय जी की वंदना अतिथि स्वागत के पश्चात इस कार्यक्रम में जैसे हमारे भी सदैव इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विद्यार्थियों को अपने कार्य व्यवहार से किस प्रकार हम कुशल बना सकें, तो इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में स्वागत की बेला को विराम देते हुए मैं अगली कड़ी में आदरणीय डीओ साहब श्री पटेल साहब से आग्रह करूँगा कि भी आए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा आदरणीय कलेक्टर महोदया मैम, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी मैम, यहाँ के प्रिंसिपल, हमारे एसडीओ साहब, पधारे हुए माननीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज जैव विविधता का एक क्विज मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा किया गया है और मैम इस क्विज में पूरे मंदसौर जिले के 93 विद्यालयों की जो टीम है वो आई है और हर टीम से 3-3 लोग थे और इनमें से 3 जो टीमें हैं उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। उसके बाद इन टीमों का जो है राज्य स्तरीय कंपटीशन होगा और उसमें उनको उस कंपटीशन में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीम आएंगी उनको 30,000, 24,000 और 18,000 का जो पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही जो यहाँ पे टीमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रही हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सारी टीमों को पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैम चीता का तो फ्यूचर में दिखाया जाएगा, लेकिन अनुभूति कार्यक्रम में सबको लेके जाएंगे। और मैम अभी मैं बच्चों से बात ही कर रहा था और इनमें से काफ़ी बच्चों ने जो एक रुचि दिखाई कि काफ़ी लोग IAS बनना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो IAS अधिकारी ही बनते हैं। और मैम का जो एजुकेशन है, मैम विदेश से भी पढ़ी हैं, वहाँ भी उन्होंने नौकरी किया उसके बावजूद, लेकिन मैम को यहाँ IAS में काम करना था। मैम वापस लौटी हैं और तैयारी करके मैम IAS में आई हैं। तो मैम के लिए एक बार आप मैं बस जैव विविधता में बस एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। कहानी मैम 5 मिनट दे सकते हैं? हाँ। एक जैव विविधता का जो इम्पोर्टेंस है, जो अपनी देर अब मैं आप लोगों को गिद्ध का इम्पोर्टेंस बता रहा था, वैसे ही एक छोटी सी कहानी है। अमेरिका में एक नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। हालांकि उस कहानी को आप लोगों ने अधिकांश ने सुना होगा, डिस्कवरी में आती रहती है नेशनल ज्योग्राफिक में। वहाँ 1920s में जो वहाँ का टॉप प्रेडेटर रहता है वोल्व्स, वो ख़त्म हो गए थे। भेड़िए वहाँ से ख़त्म हो गए थे